हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले में पुर्तगीज़ के बारे में पढ़ा, किस तरह से यूरोपियंस का एडवेंट हुआ और बहुत सारे वेरियस रीजंस देखे कि क्यों उनको डायरेक्ट सी से ट्रेड रूट वो चाहिए था यूरोपियंस को, और किसकी वजह से वो इंडिया में तक पहुँचे। पहला इंडियन कौन था, पुर्तगीज़ ने क्या क्या किया इंडिया में, किस तरह से उन्होंने सेटल किया। अब हम लोग एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चल रहे हैं। हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी से आप पढ़ोगे तो आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट जो हम लोग मूव ऑन करेंगे यहां से, वो हम लोग चलेंगे डच की तरफ। ठीक है, कि डच इंडिया में कब आए और इनका पर्पस क्या था। इनका एक्चुअल पर्पस तो जो जो सभी का था शुरू शुरू में, वो था कमर्शियल। ठीक है, ये कमर्शियल पर्पस से ही कमर्शियल एंटरप्राइज ही था। ठीक है, अब देखना कौन सबसे पहले फर्स्ट जो डच था वो कौन इंडिया में आया। देखो उसका नाम शायद कॉर्नेलिस था, कॉर्नेलिस डी, थोड़ा डच नेम ही है। ठीक है, हाउटमैन ये नाम था। ये पहला डच था जो पहुंचा कहाँ, सुमात्रा। सुमात्रा पता है ना कहाँ, इंडोनेशिया। ठीक है, सुमात्रा एंड एक आइलैंड का नाम है बेटम। ठीक है, कब, इन 1596 में। ठीक है, अब अब देखो 1596 में ये पहुंचे सुमात्रा और बेटम, और 1602 में, इन 1596 में पढ़ो, इन 1602 स्टेट जो है ना, स्टेट ने जो स्टेट जनरल था, कौन था जो स्टेट जनरल था नेदरलैंड का, स्टेट जनरल ऑफ, ये चीज़ें जो है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ आप अलग से अपने हिसाब से नोट्स बना लेना, मेरा हैंड राइटिंग शायद उतना अच्छा ना हो। स्टेट जनरल जो था डच कौन है, नेदरलैंड के हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज जो थी वो भेजी कहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनीज। ठीक है, बहुत सी मेनी ट्रेडिंग कंपनीज जो थे वो मिलाकर उन्होंने बनाई एक ईस्ट इंडियन, ये देखो ना, ये आपने इंग्लिश के साथ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, किसके लिए, इंडिया में ट्रेड और कॉमर्स के जो इंटरेस्ट थे अपने वो फुलफिल करने के लिए। और जो पहली डच सेटलमेंट हुई, जो डच सेटलमेंट पहली इंडिया में हुई, वो पहली फैक्ट्री जो उन्होंने एस्टेब्लिश की, फर्स्ट फैक्ट्री। ठीक है, कहाँ पे, ये याद रखना है। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम, आंध्रा में। ठीक है, कब, 1605 में। तो 1605 में पहले ही डच सेटलमेंट हुई, जो फर्स्ट फैक्ट्री बनी जो मसूलीपट्टनम। और ये इनका कहीं ना कहीं इसकी वजह से इनका एक क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं फुट होल साउथ इंडिया में वो इनका बन गया। अब ये 1605 में, और तब तक इंग्लिश भी इंडिया में सेटल हो गए थे। तो यहाँ ही से इनके रिलेटेड ही है एक चीज़, जो वो है एंग्लो डच राइवलरी शुरू होती है। ठीक है, अब देखो एक जगह का नाम है एम्बो एम्बोयना। ये कहाँ पे है आज का, अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो ये प्रेजेंट डे आज इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है डच, क्या करते हैं वो कैप्चर करते, देखो हमने एंग्लो डच राइवलरी की बात की है। ठीक है, डच वो कैप्चर करते हैं इस जगह को, कौन सी जगह को, ये एम्बोयना ये पुर्तगीज से कैप्चर करते हैं। ठीक है, कब, 1605 में। और यहाँ पे जब कैप्चर करते हैं तो वो यहाँ पे एम्बोया में मैसेकर होता है। यहाँ पे इंग्लिश हिस्ट्री वो तो हमें यही बताती है, हुआ भी होगा। मैसेकर करते हैं यहाँ पे 10 इंग्लिशमैन, 10 इंग्लिशमैन की यहाँ पे क्या होती है, डेथ होती है, और 9 जापानीज की। ठीक है, कब, 1623 में, 1605 में। ठीक है, पुर्तगीज से कैप्चर करते हैं। यहाँ पे 1623 में एम्बोयना एक जगह का नाम है, वहाँ पे मैसेकर होता है जिसमें 10 इंग्लिश मारे जाते हैं।
ठीक है, वहां से ये राइवलरी शुरू होती है। हालांकि जो है 1667 के अराउंड जो है एक कॉम्प्रोमाइज पे पहुंचते हैं, ये यहाँ पे होता है कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और ब्रिटिश एग्री करते हैं कि वो विड्रॉ करेंगे कहाँ से, इंडोनेशिया से, और ब्रिटिश जो है वो विड्रॉ करेंगे कहाँ से, विड्रॉ फ्रॉम इंडोनेशिया से वो विड्रॉ करेंगे। उसके बदले में डच जो है इंडिया से विड्रॉ करेंगे। डच जो है वो विड्रॉ करेंगे कहाँ से, फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये होता है कि ये आते कब है, देखो 1602 में जो है स्टेट जनरल ऑफ नेदरलैंड परमिशन देता है और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। डच सेटलमेंट पहली फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में होती है 1605 में। मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्रा में, और स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता है। उसके बाद जब ये इंग्लिश के साथ राइवलरी में आते हैं, ये एक जगह है एम्बोयना जहाँ ये पुर्तगीज से 1605 में कैप्चर करते हैं, ठीक है। 1623 में वहाँ एक मैसेकर होता है जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली जो है जो एक दूसरे के साथ जो है फाइट में भी रहते हैं। बैटल ऑफ बेदरा शायद डच के साथ ही हुई थी ना, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, ठीक है। और 1667 में फाइनली ब्रिटिश जो है इनके साथ एग्रीमेंट में आते हैं कि आप लोग जो है विड्रॉ का, हम लोग ब्रिटिश विड्रॉ करेगा इंडोनेशिया से और तुम लोग विड्रॉ करोगे इंडस से। अगर हम डच की मोनोपोली देखें तो डच ने जो है मोनोपोलाइज किया हुआ था। मोनोपोलाइज का मतलब समझते हो ना, कि सिर्फ यही उसका काम कर रहे थे। जैसे ब्लैक पेपर में मोनोपोलाइज था, ये सिर्फ यही ट्रेड कर रहे थे ब्लैक पेपर का और स्पाइसेस, ठीक है, उसका ट्रेड इंपोर्ट कर रहे थे। ये कॉमोडिटी, बहुत सारी और भी कॉमोडिटी जैसे सिल्क है, कॉटन है, ठीक है, इंडिगो है, राइस है, ठीक है, ओपियम एक चीज़ है, ठीक है, ओपियम जो है ये ट्रेड करते थे इंडिया से। अगर डच का डिक्लाइन देखा जाए तो डच का जो है मेन जो मेन इंटरेस्ट या कमर्शियल जो था वो ना कि एम्पायर बिल्डिंग था, कमर्शियल पर्पसेस, ना कि क्या था, एक एम्पायर बिल्डिंग, ठीक है। डच के अगर हिसाब से देखा जाए तो आपके इतने इफेक्ट याद रहना चाहिए, हालांकि ठीक है। तो कम कोई कोई इनका कमर्शियल पर्पसेस ही था, ना कि कोई एम्पायर बिल्ड करना था ब्रिटिश की तरह या पुर्तगीज की तरह कोई कॉलोनी सेटलमेंट करनी थी, ठीक है। अगर हम इनके डिक्लाइन की बात करें, ठीक है, इनका डिक्लाइन कब होता है, देखो बैटल ऑफ हुगली होती है, बैटल ऑफ हुगली होती है आई थिंक नवंबर ऑफ 1759 में, ठीक है। इन ये जो बैटल ऑफ हुगली थी ये कहीं ना कहीं इनके लिए क्रशिंग ब्लो था 1759 में, ठीक है। जो भी डच के एम्बिशंस थे इंडिया में, ठीक है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। जो मेन इंटरेस्ट जब और पूरी तरीके से मतलब यहाँ इनका जो है खत्म हो गया था। अब इनका जो मेन इंटरेस्ट था, इनका हमेशा से मेन इंटरेस्ट जो था ना वो स्पाइस आइलैंड्स का था, जो इंडोनेशिया के, ठीक है, इंडोनेशिया के जो स्पाइस आइलैंड्स। और क्योंकि यहाँ से ये लोग बड़ी ह्यूज प्रॉफिट जो है वो निकालते थे, ठीक है, जो जो भी वो बिजनेसेस यहाँ से करते थे, और इंडिया में उनका वैसा कोई इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से डच इंडिया में आए, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट उनका रहा नहीं, ज़्यादा वो फोकस थे साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, और वहीं उनका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमने पुर्तगीज़ को डिटेल से देखा और डच का थोड़ा ओवरव्यू लिया है। अब हम लोग जो मेन चलेंगे वो है इंग्लिश के ऊपर, जो हिस्ट्री अभी हमारी बहुत लंबी चलेगी। तो नेक्स्ट हमारा जो मेन मुद्दा आता है वो है इंग्लिश। आज हम लोग इंग्लिश का पूरा देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री, और बड़ा केयरफुली देखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हर एंगल से। तो इंग्लिश का स्टार्टिंग कहाँ होता है, देखो इंग्लिश होता है स्टार्ट सारा कुछ, चार्टर एक मिलता है, एक दिया जाता है किसके द्वारा, चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन जो थी एलिजाबेथ के द्वारा, द फर्स्ट के द्वारा। ये चार्टर क्या है,
परमिशन दी जाती है ईस्ट इंडियन कंपनीज को कि वो जाके ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, इंडिया में जाके कॉलोनी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रांसिस, ये नाम याद रखना, फ्रांसिस, ठीक है, ड्रेक, फ्रांसिस ड्रेक्स का जो है एक वॉयज आता है, अराउंड द वर्ल्ड घूमता है, पूरे अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड। कब? 1580 में। और इंग्लिश की विक्ट्री होती है जो ओवर स्पेनिश आर्माडा है जो, वो 1588 में, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो अब इंग्लिश की जो विक्ट्री थी स्पेनिश आर्माडा के द्वारा, वो कहीं ना कहीं उस चीज ने इनको इनकरेज किया सेलर्स को, ठीक है, कि वो वेंचर करें और ईस्ट की तरफ जाए, ठीक है। फिर क्या होता है 1519, ये डेट्स देखो, 1599 में क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे, इंग्लिश मर्चेंट्स जो थे वो एक फॉर्म करते हैं, वो एक यूनियन बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, जिनको कहा जाने लगा मर्चेंट्स एडवेंचरर्स, ठीक है। ये मर्चेंट एडवेंचरर्स जो बनाने लगे, ये घूमने लगे, फिर सी को एक्सप्लोर करने लगे, नई नई टेरिटरीज, लैंड जो है एक्सप्लोर करने लगे। फिर आता है दिन जो है दिसंबर का, दिसंबर जो है 31, 1600, क्वीन का एक एक्सक्लूसिवली चार्टर, ठीक है, जिसके साथ जो राइट देता है कंपनी को, ठीक है, जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग, नाम देख के समझ आओगे आपको, ठीक है, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडियाज, ठीक है। ये दिया जाता है चार्टर इनको कि ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया के साथ। इनिशियली ये थी मोनोपोली दी गई सिर्फ इसी कंपनी को, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज मिल के कंपनी बड़ी बनती है, ठीक है, 15 साल की, ठीक है। बाद में इसको जो है 1609 तक एक्सटेंड कर दिया था, मतलब 9 साल का, और 1609 के बाद इसको जो है इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया। एक मोनोपोली दी गई किसके द्वारा? क्वीन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है। अब प्रोग्रेस कैसे होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडियन जो है ये एसोसिएशन का, किस तरीके से एडवेंचर करते हैं? तो हमने पहले भी बात की, जब पुर्तगीज की बात कर रहे थे, हमने कैप्टन हॉकिंस के बारे में डिस्कस किया था, कैप्टन हॉकिंस किया था। कैसे वो अराइव्ड आते, वो जहांगीर की कोर्ट में आते हैं, कब? 1609 में, ठीक है, किसके लिए? और फैक्ट्री जो है सूरत में, एक फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, जो सक्सेसफुल नहीं रही थी, क्योंकि पुर्तगीज के द्वारा, हमने पढ़ा था, पुर्तगीज के द्वारा जो है ओपोजिशन किया गया था, और पुर्तगीज पहले से इंडिया में आए हुए थे। और किस तरीके से वो 1611 में जो है हॉकिंस जो है वो आगरा को छोड़ के चला जाता है, जबकि उसको मनसबदारी और वो क्या क्या दिया जाता है। यहां तक हमने देखा था। अब क्या होता है, 1611 तक की हमने कहानी पढ़ी थी। 1612 में जो है वो आता है कैप्टन, जिसका हमने वो शिप का नाम देखा था ड्रैगन, ठीक है, थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट आते हैं जो डिफीट करता है पुर्तगीज को, कहां पे? एट सूरत। और फिर बाद में जो है जहांगीर जो है, याद रखना, जहांगीर इनको परमिशन देता है एस्टेब्लिश करने की फैक्ट्री 1613 में। कहाँ पे? सूरत में। ये एक बार यूपीएससी में सवाल भी आया हुआ है। तो 1613 में एस्टेब्लिश करने की परमिशन देता है सूरत में। जब वो पुर्तगीज़ को जो डिफीट करते हैं तो उससे उनका जो है बड़ा ही कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है, और
मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इंग्लिश का, लेकिन उससे जो है वो बड़ा इंप्रेस हो जाता है जहांगीर, इसलिए इनको जो है परमिशन देता है। उसके बाद जो है 1613 में तो ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश होगी। फिर आते हैं सर थॉमस रो। सर थॉमस रॉ, इंडिया में होता तो राव बोल देते। पहुंच जाता है कोर्ट में किसकी, फिर से जहांगीर, ठीक है। और यहां ये परमिशन लेता है कहां कहां फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए, आगरा में, ठीक है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद में और भरूच में। इस तरीके से, इस तरीके से जो है इंग्लिश एस्टेब्लिश हो चुके हैं अब इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट जो इनके लिए बिग थिंग होती है वो जिसको कहा जाता है गोल्डन फरमान। ये किसके द्वारा दिया जाता है गोल्डन फरमान, ये जो है जो सुल्तान है किसके, गोलकोंडा के, गोलकोंडा के सुल्तान जो है इन्हें गोल्डन फरमान देते हैं 1632 में, कि तुम किसी भी गोलकोंडा के पोर्ट पर जो है फ्री ट्रेड का प्रिविलेज इन्हें मिल जाता है, किसी भी गोलकोंडा के पोर्ट पर फ्री ट्रेड के प्रिविलेजेस इनको मिलते हैं, ठीक है, समझ गए मेरी बात। इसको कहा जाता है गोल्डन फरमान, किसके द्वारा दिया जाता है, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के द्वारा, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के द्वारा, कब, 1632 में। इसके बाद, इसके बाद 1662 में हम लोग ये जो पहले हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो बॉम्बे थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो बाद में बनी, बॉम्बे जो था वो किसके हाथ में था, पुर्तगीज के हाथ में था। लेकिन जो किंग चार्ल्स है, किंग चार्ल्स फर्स्ट, किंग चार्ल्स जो फर्स्ट है, सॉरी सेकंड, किंग चार्ल्स द सेकंड जो है वो उसे गिफ्ट में दिया जाता है किसके द्वारा, डावरी, एज ए डावरी की में, जब वो शादी करते हैं किससे, कैथरीन से, ठीक है, कब, 1662 में वो शादी करते हैं, पुर्तगीज जो पुर्तगाल किंग है उनकी लड़की से मैरी करते हैं, तो वो उन्हें जो है डावरी में मिलता है बॉम्बे 1662 में, ठीक है। 1662 में बना। अब देखना मद्रास में, मद्रास में पहले से इनका कंट्रोल था, ठीक है। जो रूलर था चंदागिरी का, जो चंद्रगिरी का जो रूलर था, इससे इन्होंने परमिशन ली कि क्या करने की, फोर्टिफाई करने की, जो अपनी उनकी यहाँ पे मद्रास में फैक्ट्री थी उसको फोर्टिफाई करने की, कहाँ में, मद्रास में। और वही बाद में जो है वो बनती है सेंट जॉर्ज जो फोर्ट है, ठीक है, सेंट जॉर्ज बनता है, जो बाद में रिप्लेस करता है, मद्रास में जो रिप्लेस करता है जो मसूलीपट्टनम इनका हेडक्वार्टर था, ठीक है, जो मसूलीपट्टनम जो इनका, सॉरी, मसूलीपट्टनम जो इनका हेडक्वार्टर था उसको रिप्लेस करता है मद्रास। किस तरीके से इन लोगों ने जो है फेवर्स ले लेकर जो है ये सारा कुछ जो है अपना तामझाम किया, ठीक है। बाद में इन्होंने मल्टीपल जगहों पे जो है अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की, ठीक है। देखते रहना, जैसे हरिहरापुर है, हरिहरपुर है जो महानदी डेल्टा में है, फिर जो है बेलासोर है उड़ीसा में 1633 में, ठीक है। इस तरीके से जो है मल्टीपल जगहों पे जो है इन्होंने फैक्ट्री अपनी एस्टेब्लिशमेंट करनी चालू कर दी, ठीक है। नेक्स्ट इनका एम था क्या, कि हम लोग किस तरीके से जो है, अब आप बताओ, बंगाल जो था वो रिचेस्ट प्रोविंस था मुगल्स का, इन्होंने सोचा कि जो फुट होल है हमारा, जो फुट होल्ड है बंगाल का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंगाल जो है वो मुगल्स का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस है इंडिया का, जहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स जो है वो भी एडवांस हो चुका है, ट्रेड और जो कॉमर्स था वो भी एडवांस्ड था, और मैंने आपको बताया सबसे रिचेस्ट प्रोविंस थी,
ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंस भी थी मुगल एम्पायर की, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंस भी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी प्रोविंस थी किसकी? मुगल्स की, मुगल अथॉरिटी की। तो अल्टीमेटली इसको कंट्रोल करना तो कोई कोई मतलब दिमाग का खेल तो नहीं था। अगर उनको टेरिटरी एक्वायर करनी है तो भी बंगाल इंपॉर्टेंट है, अगर उनको ट्रेड और कॉमर्स में फ़ायदा चाहिए तो भी बंगाल इंपॉर्टेंट है, अगर उनको लूटपाट करनी है तो भी बंगाल इंपॉर्टेंट है। बंगाल जो है रिच भी थी, ट्रेड और कॉमर्स भी एडवांस था, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मुगल्स के लिए, है ना। अब क्या किया जाए? तब बंगाल का जो सूबेदार था वो कौन था? बंगाल का तब सूबेदार था शाह शुजा। ठीक है, शाह शुजा जो था वो बंगाल का क्या था? सूबेदार, या जिसको गवर्नर भी कहते हैं। आप सूबेदार भी कह सकते हो या गवर्नर भी कह सकते हो। गवर्नर ऑफ बंगाल था। कब? 1651 में। तो साउथ इंडिया ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं। सूरत में ये सबसे पहली फैक्ट्री लगा चुके हैं, मसूलीपट्टनम मद्रास इनको मिल चुका है, वहाँ इनका हेडक्वार्टर है। बॉम्बे में जो है वो इसको डावरी में मिल चुका है पुर्तगीज़ से। तो पूरा साउथ इंडिया कवर है। उड़ीसा में मैंने आपको बताया, बेलासूर में फैक्ट्री है, सब जगह हो चुका है। इनको अब बंगाल में एस्टेब्लिश करना था, तो 1651 में ये बंगाल पहुँचते हैं। ठीक है। तो शाह शुजा इनको कहता है, इनको परमिशन दे देता है कि वो इंग्लिश को ट्रेड करने का जो है परमिशन, इंग्लिश को ट्रेड करने की परमिशन जो है उनको मिल जाती है। इसके शर्त वो उनको एक एनुअल फी पेमेंट, एनुअल जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। कितने की? 3000 रुपये की। 3000 रुपये की एनुअल पेमेंट करनी है, और आप जो है बंगाल में फ्रीली आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये सारा कुछ समझ गया आप? अब जो सही चीज़ शुरू होती है, फैक्ट्री जो हुगली में ये 1651 में जो है ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद जो है ये कासिम बाज़ार भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, कासिम बाज़ार पहुंचते हैं, पटना में और राजमहल में, इन जगहों पे जो है ये फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं। अब जो है ये इन जगहों पे फैक्ट्री तो इस्टेब्लिश कर लेते हैं, लेकिन कंपनी चाहती है, कंपनी ये चाहती थी कि वो इन जो फैक्ट्रीज इन्होंने इस्टेब्लिश की इनको फोर्टिफाई कर सके, फोर्टिफाई करना चाहती थी, ताकि जो है इनका ये कहना था कि हम अपनी जो है प्रॉपर्टी को वो प्रोटेक्ट कर पाए। मुगल्स कह रहे हैं कि हम, मुगल अथॉरिटी कह रही है, सूबेदार कह रहे हो जो तुम 3000 रुपये पेमेंट कर रहे हो वो कोई तुम्हें हमें घूमने के लिए थोड़ी, हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना तुम्हें। तो विलियम हेज जो है, विलियम हेज, विलियम हेज कह सकते हो पहला एजेंट या गवर्नर जो था कंपनी का, ये जो है शाइस्ता खान को, शाइस्ता खान कौन है? शाइस्ता खान तब था सूबेदार था या गवर्नर कह लो बंगाल का। ठीक है, 1682 में। ठीक है, उससे अपील करता है फोर्टिफाई करने की। अब ऑब्वियसली बात है ये नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हॉस्टिलिटी, पहली बार यहां पे हॉस्टिलिटी ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, हॉस्टिलिटी ब्रेकडाउन होती है 1686 में। क्या करता है, हुगली जो है वो पूरी तरह से सैक किया जाता है, वह सैक्ड बाय द मुगल्स, जहां पे इनका स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड था, जहां सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। और कंपनी अब मुगल्स ऐसा करते तो कंपनी भी तो रिटेलिएट करेगी। ठीक है, और कैप्चरिंग, अब कैप्चर रिटेल करेगी, ये कैप्चर क्या करते, इंपीरियल फोर्ट जो है बंगाल में, कहां पे? जहाना में। और रेड करते हैं हिजली में, हिजली में रेड करते हैं। ठीक है, और मुगल फोर्टिफिकेशन जो थी बेलासूर में, जो मुगल्स के किले थे बेलासूर में, उसमें भी जो है ये लोग रेड करते हैं। अब ये तो गुस्सा दिलाने वाली बात है। तो औरंगजेब को गुस्सा आया, उसने बोला भगाओ इनको। ठीक है, फिर वो रिटेलिएट करते हैं, और बाद में जो है इंग्लिश जो कंपनी है उसको फोर्स किया जाता है, और वो जो है एक बड़ी अनहेल्दी लोकेशन पे, अनहेल्दी जो है लोकेशंस जो है, जो माउथ ऑफ जो रिवर गंगा है
जो गंगा रिवर है उसके माउथ पे उनको सेटल करने पे मजबूर किया जाता है। फिर उसके बाद जो क्या होता है 1691 में जो है एक ट्रीटी साइन होती है, ठीक है, थ्रू ए ट्रीटी, जो इंपीरियल फरमान था 3000 रुपए की पेमेंट का, ठीक है। ठीक है, बाद में जो है ये थोड़ा सेटल होते हैं। फिर आता है सबसे बड़ा, इस तरीके से ये बंगाल में गुजारा कर रहे होते हैं। फिर आता है फारूक सियार। देखो अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताने जाऊं ना, फारूक सियार का फरमान, फारूक सियार की तबीयत ख़राब रहती थी, तो ये ब्रिटिश कंपनी ने जो है डॉक्टर्स वॉक्टर भेज के जो है उसकी तबीयत इंप्रूव हुई, और वो बड़ी लंबी कहानी है, ठीक है। और वो खुश होकर इनको फरमान देता है, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। कब की बात है? 1700, देखो अगर हम मैं बताऊं आपको, 1715 में 3 फरमान, कौन किसके नाम, जॉन सरमन है, ये बातें याद रखना। वो सिक्योर करता है 3 फरमान। कहां कहां प्रिविलेज जो है, इनको कुछ प्रिविलेज दी जाएंगी, मैं आपको वो प्रिविलेजेस बताऊंगा। प्रिविलेजेस कहां कहां पे, बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद में। कुछ अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इस ट्रीटी की देखें तो वो क्या होंगे, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस ट्रीटी के बताता हूं। यहां पे लिखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली ये थी कि कंपनी जो है बंगाल में, खासकर इन बंगाल, कंपनी जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जो है एग्जेम्प्टेड थी। एडिशनल जो कस्टम ड्यूटी जो एक्सपेक्ट की जाती थी, ठीक है, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया था। 3000 रुपीज़ जो है जो सेटल किए गए थे, पहले जो 3000 रुपये दिए जाते थे वही होंगे। कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जो एडिशनल कस्टम ड्यूटीज थी, ठीक है, वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटीज एक्सेप्टिंग, जो एनुअल 3000 पेमेंट है बस वही होगी, कोई इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं होगी, ठीक है। एक दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंपनी को यही बाद में प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। कंपनी को जो है पावर दी गई कि वो इशू कर सकती है दस्तक, मतलब दस्तक इशू कर सकती है, मतलब एक किस्म का परमिट, ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह, गुड्स अगर कोई मतलब चीज़ें ट्रांसफ़र करने, जैसे आजकल इन्वॉइसेस नहीं होती, जीएसटी इन्वॉइसेस, मतलब कंपनी ने परमिट दे दिया, इस ट्रक में ये गुड्स हैं, ये जा रहे हैं पोर्ट पे फॉर एग्जाम्पल, तो बीच में जो चेक पोस्ट है वो इस परमिट को देखेगी और गाड़ी को पास होने देगी, ना इस पर कोई कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगेगी, कोई टैक्सेस नहीं लगेगी। एक ये चीज़ दी गई। और एक चीज़, तीसरी चीज़ जो है, इनको परमिशन दी की गई कि वो रेंट पे लैंड ले सकते हैं कोलकाता के अराउंड, ठीक है। तो ये चीज़ें बंगाल में हुई, समझ रहे हो। हैदराबाद में क्या हुआ, कंपनी ने रिटेन कर ली जो भी अपने एग्जिस्टिंग जो प्रिविलेजेस थी, कि वो उनको 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 फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी ट्रेड की, उनसे तो उनको फ्रीडम थी, है ना, इन ट्रेड। ये चीज़ें जो है एग्जिस्टिंग जितनी भी प्रिविलेजेस थी, ये हैदराबाद में भी उन्होंने एक्वायर कर ली, ठीक है, ओके। सूरत में जो है एनुअल पेमेंट जो है 10,000, क्योंकि सूरत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, ठीक है, 10,000 रुपये जो है वो एनुअल पेमेंट देनी थी, रुपीज़ जो है कंपनी को जो देनी थी, जो एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज़ थी, द कंपनी वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लिवाई ऑफ ऑल ड्यूटीज़। बाकी सारी भी जितनी ओल्ड ड्यूटीज़ थी जो बाकी ट्रेडर्स पे लगती है, कस्टम ड्यूटीज़ और बड़ी चीज़ें लगती है ना, जैसे आज के दौर में लगती हैं, वो सारी चीज़ों से एग्जेम्प्टेड थे, और सिर्फ 10,000 रुपये एनुअल पेमेंट देनी थी। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। हम आगे दस्तक के लफड़े पड़ेंगे परमिट्स के, ठीक है। अगर आप टैक्सेस भरोगे, वैसे 3000 रुपये दे दो पूरा साल, जो है अनलिमिटेड जितना मर्जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, समझे, जो कंपनी को जो है बड़ा ही फायदा दिया लॉन्ग रन में।
समझिए। अब ये जो चीजें इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने जो है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। मैंने आपको सूरत का बताया किस तरह के सूरत में उन्होंने सेटअप की फैक्ट्री, फिर मसूलीपट्टनम में किस तरीके से उन्होंने एक्वायर किया, और जो उन्होंने पुर्तगीज से इसका साथ लड़ झगड़ के मसूलीपट्टनम एक्वायर किया, ठीक है, साउथ इंडिया पूरा हो गया। फिर उसने जो है बॉम्बे किस तरीके से, चार्ल्स को जी की जब शादी होती है पुर्तगाल में कैथरीना के साथ, क्वीन वहाँ के प्रिंसेस के साथ, तो बॉम्बे जो है उनको डावरी में मिल जाता है, तो बॉम्बे भी एक्वायर कर लिया। मद्रास एक्वायर कर लेते हैं, ये 45 भी कर लेते हैं, वहाँ अपना हेडक्वार्टर जो है वो मूव कर देते हैं। और किस तरीके से फिर शाइस्ता खान और इनसे पे जो है सूबेदारों से जो है, फिर बाद में फारूक सियार से जो है मैग्ना कार्टा जो बोलते हैं फरमान लेकर, ये वहाँ पे भी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लेते हैं। गोल्डन फरमान लेके गोलकोंडा के पोर्ट से जो है फ्री ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, मिनिमल पेमेंट देकर। तो इस तरीके से इन्होंने, अब रह गया सिर्फ नॉर्थ इंडिया, बाकी जो है जितने भी कोस्टल रीजन्स थे उन पे पूरी तरीके से अब इंग्लिश का कंट्रोल आ गया है। अब इनका नेक्स्ट मूव होगा, वो होगा कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। और इसमें जो है, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन और क्या क्या कंसोलिडेशन उस टेरिटरी का जो इन्होंने कॉन्कर किया। इसमें सबसे पहला हर्डल था वो थे फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच भी जो है देवर लास्ट टू अराइव इन इंडिया, लेकिन देवर इक्वल ऑन पार्ट्स विद द ब्रिटिश, और इनकी राइवलरी वैसे भी सेंचुरीज ओल्ड है कि नहीं। तो यहीं से शुरू होगी जो है कार्नेटिक वॉर्स, समझे, यहीं से शुरू होगी जो है कार्नेटिक्स वॉर्स। और हम लोग जो है बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी,